नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। पश्चिम बंगाल में कल 5वें चरण का चुनाव है। इसके बाद भी 3 और चरण के चुनाव होंगे। कई पार्टियां मांग कर रही हैं कि कोरोना के बढ़ रहे कहर के मद्देनजर बाकी चरण के चुनाव एक साथ करा लिए जाएं। चुनाव आयोग ने ऐसा तो नहीं किया, लेकिन बंगाल चुनाव को लेकर कई नए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। आयोग ने कहा कि शाम 7 बजे के बाद चुनाव प्रचार नहीं होगा। शाम 7 से सुबह 10 बजे तक ये रोक रहेगी। हर चरण में मतदान से 72 घंटे पहले ही प्रचार खत्म कर दिया जाएगा। अभी तक 48 घंटे पहले होता आया है। इसके अलावा रैली में हर शख्स का मास्क पहनना जरूरी है। मास्क सुनिश्चित करना आयोजकों की जिम्मेदारी है। मास्क सैनिटाइजर का खर्चा उम्मीदवार उठाएगा। इससे पहले पश्चिम बंगाल में बाकी 4 चरणों के चुनाव को लेकर आज कोलकाता में चुनाव आयोग ने सभी दलों के साथ बैठक की, जिसमें चुनाव को एक साथ कराने के मुद्दे पर पार्टियों ने अपनी राय चुनाव आयोग को दी। बीजेपी ने चुनाव आयोग से कहा कि बंगाल में तय कार्यक्रम के मुताबिक ही चुनाव कराया जाए, सबको बराबर का मौका मिले। जो मौका 61% उम्मीदवारों को मिला, वही मौका 39% को भी मिले, ये बीजेपी की दलील थी। कोरोना के सभी नियमों का पालन कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। जहां चुनाव हुए वहां से कोरोना फैलने के ट्रेंड नहीं मिले हैं, ये बीजेपी ने कहा है। उधर ममता बनर्जी कह चुकी हैं कि बाकी चरणों के चुनाव एक ही दिन में करा लिए जाएं। उधर पश्चिम बंगाल में चुनाव के बीच राज्य में कोरोना के 6,769 मामले सामने आए हैं। ये राज्य में एक ही दिन में आए अब तक के सबसे ज्यादा कोरोना मामले हैं। बंगाल में एक ही दिन में 22 की मौत हो गई। कोलकाता में भी केस बढ़े हैं। कोलकाता में 1,615 लोग पॉजिटिव आए। इसके साथ ही बंगाल में 36,981 एक्टिव केस हो गए हैं। इस बीच बाकी बचे 4 चरणों के चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि कोरोना महामारी के बीच हम चुनाव आयोग के फैसले का पूरी तरह से विरोध करते हैं कि पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में चुनाव हों। कोरोना के लगातार बढ़ रहे मामलों के बीच मैं चुनाव आयोग से निवेदन करती हूं कि बाकी बचे चरणों के चुनाव एक साथ करा लिए जाएं। इससे लोगों को कोरोना का कम नुकसान झेलना पड़ेगा। उधर कोरोना के फैलते संक्रमण के कारण क्या अब सरकार किसानों को दिल्ली बॉर्डर से हटाने की तैयारी में है? सरकार अगर कोरोना संक्रमण का हवाला देकर किसानों को समझाने की कोशिश करेगी तो किसानों का क्या रुख रहेगा, बता रहे हमारे सहयोगी रवि संजय शुक्ला। दिल्ली हरियाणा के सिंगू बॉर्डर पर किसान अब भी बड़ी तादाद में धरने पर बैठे हैं। भारत में भले ही 2 लाख रोज कोरोना के केस आ रहे हों, लेकिन सिंगू बॉर्डर के धरना स्थल पर बैठे ज्यादातर किसानों के चेहरे पर मास्क नहीं दिख रहा है। दिल्ली में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मामले से यहाँ भी कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ गया है, लेकिन किसान नेताओं का कहना है कि कोरोना से बड़ा खतरा कृषि कानून है। ऑलरेडी हमने प्रिकॉशनरी मेजर लिए हुए हैं। लोगों को बोलेंगे भी कि मास्क भी लगाएं, वैक्सीनेशन कराएं, दूरी रखें। अगर किसी के सिम्टम है तो वो थोड़ा उसका ध्यान रखा जाए। लेकिन अभी तक सच बात बोल रहा हूँ, हमें कोई ऐसा केस अभी तक नहीं मिला अपने धरने में जिसके लक्षण जो है, जिसके सिम्टम जो है कोरोना जैसे हो। हालांकि हरियाणा सरकार ने साफ किया है कि किसानों को बलपूर्वक नहीं, बल्कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए आंदोलन को थोड़े वक्त के लिए स्थगित करने की अपील मुख्यमंत्री ने की है। आंदोलन को बलपूर्वक हटाने पर कोई चर्चा भी नहीं हुई है। मुख्यमंत्री जी ने केवल किसानों से अपील की है कि बढ़ते हुए कोरोना को देखते हुए वो अपना जो आंदोलन है वो स्थगित कर दें, और उन्होंने यहाँ तक कहा कि जब कोरोना खत्म हो जाए वो दोबारा आ जाए। इसके अलावा कोई बात नहीं की गई, कहीं पर कोई चर्चा नहीं हुई है। हालांकि सिंगू बॉर्डर पर किसानों के अपने क्लिनिक चल रहे हैं। कुछ किसानों को वैक्सीन भी दी गई है, लेकिन ये महामारी अगर सिंघू या टीकरी बॉर्डर तक पहुंच गई तो सरकार या किसान नेताओं के पास इलाज का कोई पुख्ता इंतजाम नहीं है। इसमें खतरा जितना बंगाल में है, जितना कुंभ के मेले पे है, उससे शायद कम है, क्योंकि यहाँ उतने लोग नहीं हैं। और इनमें से बहुत सारे लोग जो अभी है, हम काफ़ी देर से कोशिश कर रहे थे, वो जिसको हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, एक्सेप्ट फॉर सोशल डिस्टेंसिंग, उन्होंने मास्क पहनना शुरू कर दिया है
और आपको हैरानी होगी कि 50% लोगों का हम टीकाकरण करा चुके हैं। बीते 22 जनवरी के बाद किसानों से कोई बातचीत नहीं हुई है। ऐसे में किसान मौसम की मार और सरकार की बेरुखी के अलावा तेजी से फैलते कोरोना संक्रमण जैसे नए खतरे को भी झेलने पर मजबूर हैं। किसानों का ये कहना है कि कोरोना से बड़ा जो संकट है, कोरोना से जो बड़ा खतरा है वो कृषि कानून है, और इसी के वजह से जब तक कृषि कानून नहीं वापस होता है तब तक वो सिंघू और टीकरी बॉर्डर पर जमे रहेंगे। सरकार इस समस्या का क्या हल निकालती है और इन किसानों को कैसे कोरोना के संक्रमण से बचाती है, लेकिन फिलहाल कोरोना के वजह से ये किसान सिंघू बॉर्डर या टीकरी बॉर्डर से उठने को तैयार रहे हैं। सिंघू बॉर्डर से संजय कौशिक के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। आंध्र प्रदेश में वैक्सीन का टोटा पड़ गया है। वहां 2 दिन पहले रिकॉर्ड टीकाकरण हुआ था, लेकिन अचानक से कमी हो गई। 14 अप्रैल को वहां 6,28,000 डोज दिए गए, लेकिन 15 तारीख को केवल 28,000 डोज ही हुए। उसके बाद आज वहां पर 3,265 डोज ही दिए गए। अब वहां पर टीका बिल्कुल नहीं बचा है, ये आंध्र प्रदेश सरकार की ओर से पत्र लिखकर जानकारी दी गई है। हालांकि दिल्ली में सरकारी सूत्र बता रहे हैं कि आंध्र प्रदेश के लिए 5 लाख टीके भेज दिए गए हैं, जो कि रास्ते में है। वैसे आंध्र प्रदेश का संकट आज टल भी जाए, लेकिन देर सवेर टीके का संकट हो सकता है। बताया जा रहा है कि वैक्सीन का कच्चा माल कम पड़ रहा है। सीरम इंस्टीट्यूट के आधार पूनावाला ने इस बारे में अमेरिका के राष्ट्रपति से अपील की है। उन्होंने एक ट्वीट में कहा कि अमेरिका से कच्चे माल का निर्यात जो रोक है उस पर हटा दी जाए। ये उन्होंने आज एक ट्वीट में कहा है। आपको बता दें कि 2 दिन पहले WTO की बैठक में वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने भी कच्चे माल की सप्लाई का मुद्दा उठाया था। आपको बता दें कि भारत और दक्षिण अफ्रीका समेत 57 देशों ने पेटेंट समझौते में अस्थायी छूट की मांग की है, ताकि टीका और साथ ही जो अन्य दवाइयां हैं उनकी आपूर्ति सुनिश्चित हो सके। ये भी जानकारी दी गई कि भारत ने एक समय कुल उत्पादित वैक्सीन का 80% दूसरे देशों को दिया। अन्य देशों को भी इस बारे में सहयोग करना चाहिए। पीयूष गोयल ने स्पष्ट तौर पर कहा कि अगर समान रूप से वैक्सीन नहीं लगी तो यह महामारी कई बरस तक चलेगी। इससे वैश्विक अर्थव्यवस्था को खरबों डॉलर का नुकसान होगा। उन्होंने कहा कि सीमित संसाधन और बड़ी आबादी के बावजूद भारत ने पीएम नरेंद्र मोदी के कहे अनुसार वसुधैव कुटुंबकम के अनुसार काम किया है और दूसरे देशों की मदद की है। वैसे बता दें कि वैक्सीन की उपलब्धता को लेकर जानकारी ये दी गई आज सरकार की ओर से कि पूरे देश में आज सुबह 8 बजे तक 2,67,00,000 डोज उपलब्ध थे। इनमें हालांकि वो डोज भी शामिल है जो कि रास्ते में है या भेजे जा रहे हैं। जैसे कि हमने कहा कि आंध्र प्रदेश में कुछ डोज भेजे जा रहे हैं। जहां तक टीकाकरण का सवाल है, करीब 12 करोड़ यानी 11,94,00,000 डोज अब तक दिए जा चुके हैं। इस संख्या में वो डोज भी हैं जो कि बर्बाद हो गए। कई राज्यों में 10% से भी अधिक डोज बर्बाद कर दिए गए हैं। उधर केंद्र सरकार ने यह भी कहा है कि अभी फिलहाल कच्चे माल की वैश्विक आपूर्ति सामान्य है, इसलिए कच्चे माल की कमी नहीं होगी। और जहां तक भारत में टीके के लिए कच्चे माल का सवाल है, इसके लिए भारत में घरेलू स्रोत और आयात से इसका कच्चा माल उपलब्ध कराया जा रहा है। और अब बात करते हैं कोरोना को लेकर आई नई रिसर्च रिपोर्ट की। प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय शोध संस्था लैंसेट कमीशन की रिपोर्ट का कहना है कि साफ सबूत मिले हैं कि कोविड हवा से फैलता है, इसलिए जरूरी है कि ज्यादा लोग इकट्ठा ना हो, भीड़ से बचें। इनका यहां तक कहना है कि अगले 2 महीने तक एक जगह पर 10 लोग से ज्यादा इकट्ठा नहीं होने चाहिए। इसमें यह सुझाव भी दिया गया है कि पूर्ण लॉकडाउन नहीं होना चाहिए, बल्कि माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स बनने चाहिए जहां पर ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। कोरोना की पिछली लहर में नवजात से लेकर 17 साल तक के बच्चे कम संक्रमित थे, लेकिन इस बार जो लहर आई है इसमें इसी उम्र के बच्चे ज्यादा संक्रमित हो रहे हैं। एक रिपोर्ट। दूसरी लहर में बच्चों में संक्रमण की रफ्तार पिछले साल की पहली लहर से ज्यादा है। इस बार बच्चों में कोरोना तेजी से फैल रहा है। आंकड़ों को लेकर ये तुलना
1 सितंबर से 5 अक्टूबर यानी पिछले साल के 35 दिनों और उन्हीं राज्यों में अप्रैल के महीनों के 15 दिनों में बनी हालत को लेकर है। यह आंकड़े 0 से 17 साल के बच्चों में संक्रमण को लेकर है। पिछले साल के 35 दिनों में महाराष्ट्र, दिल्ली, छत्तीसगढ़, यूपी और कर्नाटक में कुल 1,06,096 बच्चों में कोरोना का संक्रमण हुआ। वहीं अप्रैल के 15 दिनों में ही 1,10,700 बच्चे संक्रमित हुए। महाराष्ट्र में पिछले साल 35 दिनों में 50,653 बच्चे संक्रमित हुए थे। वहीं बीते 15 दिनों में 59,230। दिल्ली में पिछले साल पीक के 35 दिनों में 8,774 बच्चे संक्रमित हुए। वहीं बीते 15 दिनों में ही 10,386 बच्चों के संक्रमण की रिपोर्ट आई है। छत्तीसगढ़ में पिछले साल 8,989 तो इन 15 दिनों में 16,812 संक्रमित हुए। उत्तर प्रदेश में पिछले साल के 35 दिनों में 15,924 तो इन 15 दिनों में 13,024 बच्चों में संक्रमण फैला। कर्नाटक में पिछले साल 21,756 तो इस बार 15 दिनों में ही संक्रमण का आंकड़ा 11,248 जा पहुंचा है। तो सिर्फ आप ही नहीं, बच्चे भी वायरस की चपेट में आ रहे हैं, तो सावधानी खुद के आज के लिए भी बरतिए और आने वाले कल को लेकर भी। नई दिल्ली से परिमल कुमार, NDTV इंडिया।